नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के वाराणसी से है। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को वाराणसी में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनसा देवी से पदयात्रा निकाली, जो कि बनकटी हनुमान मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। जहां पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते हुए सरकार से मामले की पारदर्शी जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि राम भक्तों द्वारा दिए गए चंदे का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। यदि किसी भी स्थान पर अनियमितताएं हुई हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करके सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि यदि प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी गई, पार्टी का कहना है कि वो इस मुद्दे को आगे भी जनहित और पारदर्शिता के सवालों पर लोकतांत्रिक माध्यम से उठाती रहेगी। आज हम सब के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने सद्बुद्धि पदयात्रा निकाल करके हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हनुमान जी से कामना की है कि जैसे उन्होंने पूर्व में अताताइयों राक्षसों चोरों डकैतों का दमन किया है, आज उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी जी ने जिस तरह से प्रभु श्री राम जी के नाम के आड़ में लोगों की आस्था के साथ, लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, चढ़ावे की डकैती की है, उस डकैती में वास्तविक दोषियों का एफआईआर में नाम नहीं है, न उनकी गिरफ्तारी हो रही है, न उनको जेल भेजा जा रहा है। और आप सबको याद होगा, इस देश के लोकतांत्रिक मंदिर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी और आज हम सब लोग उसी बात को याद दिला रहे हैं। लगभग 25 दिन हो गया है और राम मंदिर के शिलान्यास का श्रेय लेने वाले, उद्घाटन का श्रेय लेने वाले, ध्वज प्रतिष्ठा का श्रेय लेने वाले नरेंद्र मोदी जी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। संभल में यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने मंगलवार को संभल दौरे के दौरान नव स्थापित सोशल मीडिया सेल मॉनिटरिंग एवं सूचना केंद्र का लोकार्पण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सही और प्रमाणित सूचना समय पर नागरिकों तक पहुंचाना प्रशासन और मीडिया की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने संभल में विकसित आधुनिक सूचना केंद्र की सराहना करते हुए इसे तकनीकी रूप में उन्नत व्यवस्था बताया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक और मुद्दों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और साल 2027 में भी जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राम मंदिर में कथित चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और चोरी की गई राशि की पूरी वसूली की जाएगी। संभल में निर्माणाधीन तीर्थ स्थल पर हुए हादसे को लेकर मंत्री ने कहा कि यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास, सुशासन और संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आजकल सूचना तंत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। मीडिया है, सोशल मीडिया है और तमाम ऐसे संचार के माध्यम बन गए हैं जिसके माध्यम से तत्काल और तुरंत और सही खबर नागरिकों तक पहुंचे। ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो आपके माध्यम से व्यवस्थित तरीके से सूचना पहुंचे हमारे नागरिकों तक, इसको लेकर यहाँ पर जिला का ये सूचना केंद्र बनाया गया, इसमें पुस्तकालय का भी निर्माण कराया गया है। और मुझको लगता है कि बहुत से ऐसे जिलों में भी मैंने इतना अच्छा सूचना केंद्र का कार्यालय नहीं देखा जितना अच्छा संभल में स्थापित किया गया है। इसके लिए हम अपने तो जो जिला के सूचना अधिकारी हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि उनको शाबाशी देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा एक सोच के साथ कार्यालय चलाए और जिलाधिकारी महोदय ने भी एक अच्छी सोच के साथ इसकी पहल की है। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और ये सूचना कार्यालय आपको सही समय पर सही सूचनाएं यहाँ पर मिलती रहेंगी, प्रेषित होती रहेंगी और आप लोगों से भी सहयोग
अपेक्षित रहेगा कि जो नागरिकों से जुड़ी हुई बातें हैं उनको सही समय पर उन तक पहुंचे और उनका जो फीडबैक है वो भी यूपी सरकार की विकास योजनाओं के तहत मंगलवार को संभल जिले को बड़ी सौगात मिली। करीब 14 साल के इंतजार के बाद जिला पंचायत को अपना स्थायी एवं आधुनिक कार्यालय भवन मिल गया। संभल रोड स्थित नवीन भवन का लोकार्पण प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। इसके साथ ही मंत्री JPC राठौर ने कहा है कि जिला बनने के बाद से पंचायत कार्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा था। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने लगभग 16 महीने में करीब 7.15 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक भवन का निर्माण करवाया और इसे जनपद को समर्पित किया है। इसके अनुसार ये भवन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है और इससे नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। मंत्री ने राजनीतिक सवालों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। समारोह में जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। ऐसा है कि इतना सुंदर जिला पंचायत का भवन आपने देखा होगा और ये मात्र 7.25 करोड़ रुपए में बना है। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात है वो भी है और सुशासन किस तरीके से स्थापित होना चाहिए वो भी है और नागरिकों को अच्छी तरीके से सभी सुविधाएं मिल सके उन बातों को भी यहाँ सम्मिलित किया गया है और कम समय में मात्र 16 महीने में इतना अच्छा भवन बनाकर खड़ा कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, उसकी दम है, ताकत है। नहीं तो तमाम लुटेरे और गुंडे ठेकेदार उसको बनने ही नहीं देते, लूटपाट करके बर्बाद। ललितपुर जनपद में पहली बार भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण 9 जुलाई को किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे सदर कांटा के पास स्थित पंचायत की भूमि पर आयोजित होगा। कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष कौशल नारायण निरंजन एवं जिला पंचायत सदस्य के सहयोग से किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी सरकार के श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा और कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। बताइए 9 तारीख को क्या कार्यक्रम है आपका, किस चीज का लोकार्पण है, वो VIP में कौन कौन आ रहा है, कब होना है? सम्माननीय पत्रकार भाई, 9 तारीख को हमारे भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। चूँकि ललितपुर जिले में सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सम्माननीय अटल जी की कोई मूर्ति नहीं थी। जब भी हम लोग उनको उनके जन्म दिवस पर, उनके बलिदान दिवस पर या निधन के पर मालार्पण या वो देना होती थी श्रद्धांजलि, तो मूर्ति कहीं नहीं थी। इसके लिए पिछले वर्ष सभी लोगों की भाजपा की मांग पर मेरी जिला पंचायत द्वारा मूर्ति लगाने का ऐलान किया गया, जिसका शिलान्यास सम्माननीय लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी द्वारा किया गया। उसमें हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद जी अनुराग शर्मा जी और लोकप्रिय मंत्री मनोहर लाल पंत जी, लोकप्रिय ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी और हमारे लोकप्रिय भाजपा जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत जी और मैं स्वयं था। ये 25/6/2025 को शिलान्यास किया गया था। उसी के सापेक्ष मूर्ति में कुछ व्यवधान पैदा हमारे संबंधित अधिकारियों ने किया, इसलिए ये लेट हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा शासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद अभी 29 अप्रैल को अनुमति मिली। उसी शीघ्रता में मेरे द्वारा उनकी मूर्ति की स्थापना कराई गई। मूर्ति भी आ गई है, स्थापित भी हो गई है। तो उसके अनावरण के लिए, लोकार्पण के लिए, मूर्ति के अनावरण लोकार्पण के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय डॉक्टर अनुराग शर्मा सांसद जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री मनोहर लाल पंत जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जी रामरतन कुशवाहा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वर्तमान में जो पंडित हरिश्चंद्र रावत जी और मेरे द्वारा लोकार्पण 9/7 गुरुवार 26 को 11 बजे
सदर कांटे पर किया जा रहा है। उसके बाद वहाँ पर अटल पार्क भी बनना है, थोड़ा पार्क भी बनना है, जिसके लिए जिला पंचायत बोर्ड बैठक में मेरे द्वारा 25 लाख रुपए भी स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिससे जनमानस के लिए वहाँ ठंडों में घूमने के बाद अच्छा स्थान बन सके। इसी के उद्देश्य से ये पार्क स्वर्गीय अटल बिहारी जी के नाम से रखा गया। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा क्षेत्र में चांदपुर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार को 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। राहगीरों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान कुणाल पुत्र सुभाष निवासी गाँव मोहसिन पुत्र बिंदु मसूरी के रूप में हुई है। ऐसे में हादसे में फैजल पुत्र आलम निवासी मोहम्मद अतरलपुर का बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अमरपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। पीलीभीत क्षेत्र के ग्राम अकबरगंज में देर रात उस समय दहशत फैल गई जब एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर गांव के समीप स्थित नाली में पहुंच गया। ऐसे में मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और इसकी सूचना तत्कालीन वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। इसके बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से गाँव के आसपास मगरमच्छ की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था। लोग तालाब और उसके आसपास जाने से बच रहे थे। वन विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हादसे को टाल दिया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जंगली जीव के दिखाई देने पर उसे पकड़ना या फिर छेड़ने का प्रयास ना करें, बल्कि तुरंत ही वन विभाग को सूचना दें। वहीं पीलीभीत क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि चंदन बुधवार शाम को घर से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं पहुंचा। ऐसे में राहगीरों ने उसे घायल अवस्था में देखकर परिजनों को सूचना दी। परिजन तत्काल ही निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि चंदन की एक दिन पहले ही सगाई हुई थी और ऐसे में उसकी अचानक हुई मौत से पूरे गांव में शोक और स्तब्ध का माहौल बना हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। बहराइच जिले के किसान इन दिनों चीनी मिल की ओर से लंबे समय से गन्ना भुगतान नहीं मिलने से परेशान हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामकुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि पिछले 2-3 सालों से किसानों का बकाया भुगतान लंबित है, जिससे उनके आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मिल प्रबंधन और जिला प्रशासन भुगतान के मुद्दे पर मामले को न्यायालय में विचाराधीन बताकर लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मिल में चीनी का उत्पादन, परिवहन और अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से जारी है, लेकिन किसानों के भुगतान के समय विभिन्न बहाने बनाए जाते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर मिल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और वीडियोग्राफी के माध्यम से स्टॉक का सत्यापन कराया जाए। साथ ही मिल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करने की भी मांग की गई है। किसानों का कहना है कि प्रशासन की निगरानी में निष्पक्ष जाँच कराकर जल्द से जल्द उनका बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। रामकुमार वर्मा, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष जनपद बहराइच। आज आप लोग डीएम साहब से मुलाकात करने कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मामला है, क्या मांगे? समस्या यह है कि हमारे जनपद बहराइच में चिलोरिया चीनी मिल एक है बगल में, जिसका भुगतान विगत करीब 2-3 वर्ष से नहीं हो पाया और जिला प्रशासन, मिल प्रशासन, केंद्र प्रशासन के द्वारा किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि चीनी मिल का जो मामला है ये न्यायालय में NCLT केस में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के भुगतान अभी होना असंभव है। दूसरी तरफ मिल का जितना भी कार्य है, आवाजाही का सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, सारे कार्य चल रहे हैं, उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
जब किसान भुगतान के बारे में बात करता है तो न्यायालय का मामला लेकर थोप दिया जाता है, गुमराह किया जाता है कि ये मामला न्यायालय में चल रहा है, भुगतान नहीं हो पाएगा। जबकि अब एक तो ये मामला होगा, दूसरी तरफ मिल प्रशासन के द्वारा, मिल मालिक के द्वारा, उसके कहने के द्वारा रात के अंधेरे में, रातों रात में 10-10 ट्रक, 5-5 ट्रक रोज यहाँ से सामान जो अच्छे पार्ट्स हैं निकाल के बाहर बेचा। जालौन के उरई स्थित जिला अस्पताल परिसर में बुधवार को एक युवक पर्स चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अस्पताल में मौजूदा भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर महिलाओं को निशाना बना रहा था और इसी दौरान उसने एक महिला का पर्स चोरी करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की सतर्कता से उसकी हरकत पकड़ में आ गई। घटना के बाद से मौके पर मौजूदा लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ के चुंगल से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी काफी देर से अस्पताल परिसर में संदिग्ध रूप से घूम रहा था और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। लोगों की सतर्कता से चोरी की घटना टल गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो किसी गिरोह से जुड़ा है या फिर नहीं। मामले में आवश्यक कार्रवाई जारी है। कन्नौज जिले के गुरसहायगंज रेंज में एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वन विभाग की ओर से पौधारोपण के लिए तैयार किए गए गड्ढों में गोबर की खाद की जगह नगर पालिका की नालियों से निकाला गया कचरा डाला जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग गड्ढे में कचरे डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि ये क्षेत्र करीब 10 हेक्टेयर का है, जहां पर लगभग 25,000 पौधे लगाए जाने हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमानुसार प्रत्येक गड्ढे में गोबर की खाद और लगभग 2 किलोग्राम जिप्सम डालने का प्रावधान है, लेकिन इसके अनदेखी हो रही है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इस कथित लापरवाही से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि वायरल वीडियो की डेली 24 भारत पुष्टि नहीं करता है। मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से अधिकारिक बयान का इंतजार है। वहीं कन्नौज पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 9 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सौरिख थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी शाम भागने का प्रयास करने लगा और इसी दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके उपचार के लिए भेजा गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असले, मोबाइल फोन और बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह हरदोई, इटावा और अरैया जनपद के रहने वाले शातिर अपराधियों का है, जो विभिन्न क्षेत्रों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि गिरोह ने किन किन जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इंस्पेक्टर कोतवाली और थाना प्रभारी सौरिख नागेंद्र सिंह और उनकी पूरी टीम ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो शातिर मोटरसाइकिल और वाहन चोर हैं। इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें और 4 जो कटी हुई मोटरसाइकिलें, कुल मिलाकर के 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसके अलावा कटे हुए मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स बरामद हुए हैं। कल ये हमारे पूरी टीम चेकिंग कर रही थी, जिसमें से पहले 2 मोटरसाइकिलों में 5 लोग पकड़े गए थे। उनकी निशादेही पर फिर 8 और मोटरसाइकिलें और 4 कटी हुई मोटरसाइकिलें बरामद हुई और 4 और लोग। कानपुर देहात अकबरपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरमीत सिंह समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दाखिल किया गया है। वादी रामनरेश मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 175(3) के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दायर प्रकरण में कोतवाल हरमीत सिंह समेत 2 नामजद पुलिसकर्मियों और अन्य 5 पुलिसकर्मियों को पक्षकार बनाया गया है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए CGM कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से पूरे प्रकरण पर आख्या रिपोर्ट तलब की है। न्यायालय ने SP से मामले में संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सके। फिलहाल अदालत में मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। ये मामला फिलहाल न्यायालय के विचाराधीन है। आरोपों पर सभी अदालतों
आरोपों पर अभी अदालत की ओर से कोई भी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है और आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। वहीं कानपुर देहात क्षेत्र में गांव में जमीन विवाद को लेकर एक दलित महिला आंखों में आंसू लेकर डीएम कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। महिला और उसके पति का कहना है कि उन्होंने 26 साल पहले संबंधित जमीन खरीदी थी, लेकिन अब कुछ दबंगों उस पर अपना निमंत्रण करने के काम कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। परिवार का यह भी दावा है कि जमीन पर किसी प्रकार का न्यायिक स्थानगत यानी कि स्टे का आदेश नहीं है। इसके बावजूद भी पुलिस निर्माण कार्य रुकवा रही है। दलित दंपति ने प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने और मामले में निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी ही जमीन पर निर्माण करने से रोका जा रहा है, जिससे परिवार मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा है। डीएम कार्यालय में शिकायत मिलने के बाद से प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपों की अधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है और प्रशासन जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। गांव से हमारे पंडित सब कब्जा करते हैं, हमारा प्लाट बनने नहीं दे रहे हैं, हड़काते हैं, गोली मारते हैं कि हम नहीं बनने देंगे। गोली मारते हैं? हाँ, गोली मार के आते हैं, क्या धमकी दे रहे, गोली मार दे जो बनैया। कब से परेशान है आप? कम से कम 25 साल से हमारी बीम पुरानी भरी डाली है। अब हम बच्चों के मारे नहीं बना पाए, गरीब बने मजदूरी से अब लग्गा लगवाया तो बनाने नहीं दे रहे। तहसील थाने में शिकायत की आपने? हाँ। क्या हुआ? कुछ ही सुनवाई नहीं। कब से आप परेशान हैं? कोई जब लग्गा लगाने के लिए हो गए 5-6 दिन। कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं? हम जमाल पंडित हैं, तिवारी लोग रोक रहे हैं। हाँ, संतोष बोलू। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को सुनता ही नहीं कर रही। हाँ, पुलिस आवाज से काम रुकवा दी। कई सब लोग कई बार जाओगे जेल में, कहीं जो बनाओगे। कानपुर देहात अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में जल जीवन मिशन कार्यालय के बाहर से 3 मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि वारदात जिलाधिकारी आवास के सामने स्थित संवेदनशील इलाके में हुई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रात करीब 11:28 पर बेखौफ चोर तीनों बाइक लेकर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में कथित तौर पर आरोपी वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित कंपनी का आरोप है कि घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दिए गए हैं और 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और इसे लेकर अकबरपुर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं। लखनऊ के समिट बिल्डिंग में संचालित कथित इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर मामले में लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर सिंडिकेट के कथित मास्टरमाइंड विनीत शर्मा और उनकी प्रेमिका रिंकी दास गुप्ता और सहयोगी नायक जयराज को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है। पुलिस के मुताबिक विनीत शर्मा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। जांच में सामने आया कि विनीत ने करीब 1 करोड़ रुपए की पूंजी से साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का नेटवर्क खड़ा किया और कथित तौर पर अवैध कमाई का निवेश रिंकी दास गुप्ता के व्यवसायों में किया। पुलिस का दावा है कि इस सिंडिकेट का संचालन अमेरिका में बैठे चार्ल्स नाम के व्यक्ति करता था, जो कि अमेरिकी नागरिकों का डाटा उपलब्ध कराकर हवाले के जरिए रकम भेजने का काम करता था। फिलहाल पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 30 जून 2026 को लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा विभूतिगंज स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर दबिश दी गई, जहां पे यह पाया गया कि वहां पे कुल 119 लोग हैं जो कि एक फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहे हैं तथा यूएस सिटीजन्स को ठगी कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान वहां पे जो मेन 2 अभियुक्त है विक्रम परमार और ललित खेजरजानी से ये मालूम चला कि एक वीर विशिष्ट नाम का व्यक्ति है जो कि इनका मुख्य संचालक है। उसी की जानकारी प्राप्त करते हुए लखनऊ पुलिस के द्वारा वेस्ट बंगाल में दबिश दी गई तथा वहां से विनीत तथा उसके 2 सहयोगी रिंकी दास गुप्ता और जयराज नायकर की गिरफ्तारी कर लखनऊ लाया गया है। आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनका क्या कुछ आपराधिक इतिहास अभी तक निकल गया है? क्या पूर्व में भी जेल जा चुके हैं?
जो इनका मेन अपराधी है विनीत, उसके अगेंस्ट 2 मुकदमे गुजरात में पंजीकृत है, जिसमें से एक अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ही पंजीकृत है। मैं ये जो विनीत है इसका प्रोफाइल क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गुजरात में एक बड़े कारोबारी का ये बेटा है और इसका रियल एस्टेट का जो कारोबार था, इसके अलावा ये जो सिंडिकेट इसने चलाया, इसके दिमाग में कैसे आया, कैसे ने स्टार्ट किया और खासकर लखनऊ कैसे चुना? विनीत का जो प्रोफेशनल वैसे मेन है वो रियल एस्टेट है। इसके 3 रियल एस्टेट की फर्म से भी है। वहाँ पे विनीत की मुलाकात विक्रम से वहीं पे हुई थी। वहीं पे इन लोगों के द्वारा प्लानिंग किया गया कि लखनऊ में एक कॉल सेंटर खोला जाएगा और जहाँ पे ये ऐसे इंटरनेशनल कॉलिंग करके लोगों के साथ में फ्रॉड किया जाएगा। कानपुर देहात क्षेत्र में एक दंपति ने कथित तौर पर दबंगों के खौफ से अपना घर छोड़ दिया है। घर से जाते समय उन्होंने दीवार पर पलायन लिख दिया है, जिसका वीडियो और तस्वीरें अब सामने आने के बाद से मामला चर्चाओं का विषय बन गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमीन और पानी की सप्लाई के लिए पाइप लगाने को लेकर दबंगों से विवाद हुआ था। उनका कहना है कि विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और लगातार धमकियां मिलने के कारण उन्हें गाँव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन अब तक कोई भी प्रभावित कार्रवाई नहीं हुई है और इसी वजह से परिवार ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए गांव छोड़ने का फैसला लिया। घटना के बाद से इस क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी और प्रशासन का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 25 तारीख को सरकारी नल एक तोड़ा गया था हीरालाल का। उसके बाद उन्होंने दूसरे नल से पानी भरा 28 तारीख को। वहाँ पे भी दबंगों ने मना किया पानी भरने से, उनके साथ मारपीट हुई है। घर में घुस के मारा पीटा गया उनको। उसका वीडियो भी है उनके पास। उन्होंने एप्लीकेशन भी दी थाना मंगलपुर में एप्लीकेशन दी। इसके बाद एसपी साहब को एप्लीकेशन दी उन्होंने। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण वे नाराज होकर गांव से पलायन कर गए हैं। क्या खून से लिख के गए घर के बाहर क्या है? हाँ, लिखा है लाल खून टाइम से लिखा है उनके घर में बाहर पलायन। तो आप क्या मानते हैं, आप गांव के प्रधान हैं, अब उनको न्याय मिले। ऐसे गांव से सब लोग पलायन करेंगे तो कैसे प्रशासन। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मंगलवार को समाजवादी लोहिया विहीन की ओर से पीडीए भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष नंदेश्वर यादव के नेतृत्व में नगर स्थित परशुराम चौक के पास किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में आम नागरिकों और सभा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। जिला अध्यक्ष नंदेश्वर यादव ने बताया कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर पिछले 7 दिनों से जिले में वृक्षारोपण सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पीडीए भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। योजना का दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लोगों का स्वागत किया और समाज में एकता का संदेश दिया। भंडारे में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की सहभागिता देखने को मिली और इस अवसर पर समाजवादी लोहिया विहीन के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। नंदेश्वर नंद यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी जनपद बहराइच। आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी जनपद बहराइच की तरफ से पीडीए भंडारा हम लोगों ने आज रखा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्म को हम लोग साप्ताहिक रूप में मना रहे थे और उसी के अंतर्गत आज 7वें दिन पीडीए भंडारा का कार्यक्रम हमने रखा है और जिसमें हमारे तमाम तमाम लोग इस भंडारे में आकर के और हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और ये भंडारा ऐसे चल रहा है और बृहद रूप से भंडारा चलेगा। वहीं फिरोजाबाद के आबकारी आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग ने जिले की कंपोजिट मदिरा दुकानों का निरीक्षण अभियान चलाया। आबकारी अधिकारी MP सिंह ने निरीक्षण के दौरान दुकानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान संचालकों को दुकान और कैंटीन परिसर में नियमित साफ सफाई बनाए रखने के लिए कहा गया। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया कि दुकानों के बाहर किसी भी व्यक्ति को मदिरा का सेवन न करने दिया जाए। विभाग ने मांग के अनुरूप सभी ब्रांडों के उपलब्धता बनाए रखने की पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आबकारी अधिकारी
अधिकारी ने दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के निरंतर चालू रखने के निर्देश दिए और कहा कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निरीक्षण के दौरान किसी दुकान पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाया जाए या फिर निर्देश की अनदेखी की जाए तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।